जी नाज़रीन, वेलकम टू पार्ट 2 और गुफ्तगू हम वहीं से शुरू करते हैं अक्सी मुफ्ती के साथ जहां से हमने पार्ट 1 में इसको छोड़ा था क्योंकि तंगी वक्त मलूज़ थी। मेरे घर में राहत काज़मी, अभी तो बड़ा मशहूर आदमी हो गया वो, शाम के वक्त राहत काज़मी ने आ जाना और उसके साथ एक और दोस्त था है, उसने आ जाना। तो मैं समझता था कि ये मौसीकी के लिए आते हैं। हाँ। तो मैं बड़ा खुश होता था और मैं टेप रिकॉर्डर लगा के उनको नई नई मौसीकी, मैं कहता था देखो ये एमन कल्याण गाया है। हाँ। ये उस्ताद सलामत अली खान, दीप जले तो जागा एमन, ये जरा सुन, आप सुने। हाँ। लेकिन वो मेरे लिए इसलिए नहीं आते थे, आज मैं उनका राज फाश कर रहा हूँ। प्लीज। सामने वाले घर में 2 लड़कियां रहती ओए होए 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 होए, कमाल हो गया जी। और मैं इस खुशी में कि ये मौसीकी सुनने आए हैं, मैं रात के 2 बजे तक उनके साथ बैठा रहा। रात के जब 2 बजते थे या 12-1 बजे के बाद बजते थे तो वो समहाउ उनका कोई मसला था, उनकी मुलाकात हो जाती थी। अरे वाह। उनमें से एक ने तो शादी भी कर ली उनसे। अच्छा। खैर ये जिंदगी का एक बड़ा, ये मुझे बहुत देर के बाद समझ में आई। मैं तो मौसीकी में इतना गुम था, मुझे ख्याल ही नहीं आया कि ये मेरे साथ तो हाथ हो रहा है। खिड़कियों के चक्कर में। ये तो बड़े मजे की आपने बात बताई। तो ये मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरह आपका मौसीकी से शगफ हमें नज़र आ रहा है, तो सूफी इज़्म से ज़रूर आपको कोई लगता है कि बहुत गहरा कनेक्शन तो आप अब बहुत आगे बढ़ती जा रही हैं। देखिए ये आगे तो आज आपने इजाज़त दी है अभी तो अब तक मौसीकी तक ही, क्योंकि आपके अंदर जो एक ये जो आप लाइट से अंदाज में हमें बता रहे हैं ये इतना हल्का है नहीं सब। देखिए बात ये है सूफी इज़्म कि मौसीकी जो है 2 वजह से आपको अफेक्ट कर सकती है जी। या तो आपको शायरी पसंद आ जाए जी, तो आप गाना नहीं सुन रहे होते, आप शेर व शायरी सुन रहे होते हैं। बेशतर हमारी ख़वातीन जो आजकल हैं जो फिल्मी गाने सुनती हैं वो गाना, वो मौसीकी नहीं सुन रही होती, वो मतन जो गाने का है ना, जो शायरी है ना, शायरी उस पे मर रही होती हैं। ठीक, सही। हाँ, वो बड़ी अहम एक जुज़्व होता है। शायरी ना हो तो क्या। अब मेरा प्रॉब्लम ये हो गया कि मैंने तबला भी सीखा हुआ था, तो एक एलिमेंट मौसीकी का जो है वो शामिल हो गया। खुद जानते थे आप? फिर मैंने क्लासिकी राग बड़ा सुना था, तो फिर मेरी कोई वाकफियत रागों से भी हो गई। तो इसलिए मौसीकी ने मुझे बोल बिल्कुल अफेक्ट नहीं करते। मुझे किसी गाने के बोल याद ही नहीं होते, धुन याद रहती, धुन पक्की याद रहती है। मैं कोई भी गाना आपको गुनगुना दूंगा, गुनगुनाए ना। नहीं गुनगुन हो जाए आज। जो काम मैं नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता, और करना भी नहीं चाहिए। जो नहीं आता वो नहीं करना चाहिए। आता। लेकिन मुझे धुन मेरे दिमाग में कुछ बजती है। आज मैं सुबह उठता हूँ ना रोज़ाना, तो खुदा जानता है कौन सी धुन खुद ब खुद मेरे दिमाग में बजना शुरू हो जाती है। अच्छा। और मुझे बल्कि झटकना पड़ता है कि ये निकले मेरे दिमाग से, कंपल्सिवली बजती है। तो फेवरेट धुन कौन सी है आपकी? अल्लाह जानता है कौन सी धुन बजेगी, बस जो दिल में एकदम बस, मैं बस कहता हूँ जी कोई प्री हिस्टोरिक धुन भी बज सकती है और कोई लेटेस्ट भी धुन। तो और राग कौन सा पसंद? नहीं, राग तो बहुत से पसंद है, लेकिन अर्ज ये है कि मौसीकी जो था, मैं आपको, मौसीकी स्टार्टेड टू अफेक्ट मी, यानी मुझ पे असरअंदाज होती थी और होती है। अभी मेरे घर में अभी 2 साल हो गए मौसीकी नहीं बजाई, चूँकि डिस्टर्ब्स मी, मैं काम नहीं कर सकता। अच्छा। ये इतनी मुझे गिरफ्त में ले लेती है। तो ये कोई ऐसा रास्ता बनी जो आपको सूफीज़्म की तरफ ले गया? जाहिर है वो एक, मुझे लग रहा है कि ये वो एक रास्ता था कि अगर देखें मौसीकी जो है वो, उसके बारे में कई ख़यालात हैं। कुछ आपको आलिम लोग कहेंगे कि ये हराम है, कहते हैं ना, एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये तो बड़ी हराम है। अच्छा, एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो चिश्तिया पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं ये तो सवारी है, ये तो आपको उड़ा के ले जाती है, ये तो आपको पहुंचने का जरिया है, ये तो आपको एक जरिया है जो आपको ऊंचा उड़ाती है। ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ठीक है ना। अब आपको बड़ी हैरत होगी कि मैं दोनों से एग्री करता हूँ।
अच्छा, दोनों स्कूल ऑफ थॉट मैं से। बैक वक्त दोनों से एग्री करता हूँ कि मौसीकी यकीनन एक सवारी है, बहुत अजीम सवारी है, और मौसीकी हराम है। तो ये कैसे अब अब कंक्लूजन पे आप पहुंचेंगे मुझे हम? पूछें कि ये मैं 80 साल के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ। देखें, आप सोचें, फ़र्ज़ कीजिए कि एक पीएचडी का स्टूडेंट जो है वो साथ वाले हमसाए घर में वो तैयारी कर रहा है, उसका कल पर्चा है, और आप ऊंची सी मौसीकी लगा देते हैं, तो उसको अच्छी लगेगी? जाहिर है नहीं। उसके लिए क्या होगा? डिस्टर्ब होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा, हाँ, इंतहाई डिस्ट्रैक्शन होगी। तो कई बुजुर्ग ऐसे हैं जैसे अली मख्तम हजवेरी, दाता गंज बख्श, जो कहते हैं मौसीकी डिस्ट्रैक्ट्स। क्योंकि वो इतने ऊंचे बुजुर्ग हैं, वो ऐसी जगह पे पहुंचे हुए हैं जहाँ खामोशी है, वहाँ कोई साउंड जो है वो डिस्ट्रैक्टिव है। ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। जब मैं कोई बैठ के किताब लिखता हूँ, जैसे मैंने अल्लाह पे एक किताब लिखी है 500 सफ़े की, ठीक, अस्माए हुस्ना, माशाअल्लाह, तो मौसीकी बंद रही है, क्योंकि जो ही मौसीकी लगती है मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, शदीद, मुझसे काम नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों पॉइंट्स ऑफ व्यू ठीक हैं। और अगर मैं कोई इम्तहान नहीं दे रहा, मैं कोई किताब नहीं लिख रहा, तो मौसीकी तो इज़ ए डिलाइट, तो मेरा दिल, मेरे रूह, मेरी वो तो मुझे ऊंचा उड़ाती। लेकिन अंदर से आप सूफी हैं, खुद भी हैं, जो मुझे आपसे बात पता करके नहीं, जो एक आजकल तो अंदाजा सारे ही लोग सूफी हो रहे हैं, लेकिन नहीं, हम ओरिजिनल वाले सूफी की बात, सूफी सोप की बात नहीं कर रहे हैं। सूफी होना बहुत मुश्किल ओरिजिनल, हाँ, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन सूफीज़म को अगर आप समझ लें थोड़ा, यानी थोड़ा सा जान लें कि सूफीज़म क्या है, या हमारे पाकिस्तान में इतने सूफी शोरा हैं, भरा हुआ हम सूफी शोरा। अफसोस ये है कि यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई नहीं जाती, ना ख्वाजा फरीद को पढ़ाया जाता है, ना पढ़ाया जाना चाहिए ना। बिल्कुल, यही हमारा असासा है। या शाह लतीफ़ तो ये हमारी नौजवान नस्ल तो महरूम है। आप शाह लतीफ़ को नहीं पढ़ाते, आप वो जो थे, ऐसे ऐसे सूफी शोरा हैं हमारे पास, हर खित्ते में रहमान बाबा हैं, बाबा सियार हैं, कोई इलाका नहीं है। अगर आप हुंजा भी चले जाए ना, हुंजा भी चले जाए ना, तो जो उनकी दो इबादत गाह है ना, उसमें जो कलाम पढ़ा जाता है ना, वो नासिर खुसरो का कलाम पढ़ा जाता है। अच्छा। नासिर खुसरो सूफी थे, ईरान से तशरीफ़ लाए थे। अच्छा। उनकी इबादत नहीं पूरी होती जब तक वो नासिर खुसरो का वो ना पढ़े। और मैं सिखों के, मैं जो गोल्डन जो गुरुद्वारा है जी 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 अमृतसर में जी, मैं 1 हफ्ता उसमें रहा हूँ। अच्छा, पूरा 1 हफ्ता। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? कमाल का एक्सपीरियंस था। रोज़ाना वहाँ सुबह से शाम तक कीर्तन होती है। वो कीर्तन क्या है? सूफियाना शायरी है जिसको गाया जाता है। अच्छा। आधे से ज़्यादा शायरी वो हमारे पाकपटन बाबा फरीद शकरगंज की है। बाकी वो भक्ति शायरी है। भक्ति शायरी, वो भक्ति शायरी है, या बाबा फरीद शकरगंज के शब्द हैं जो वहाँ गाए जाते हैं। सिख मज़हब हमारी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, वो सारा दिन गाई जाती है। और सिखों का एक बड़ा कमाल जो मैं वहाँ जाके मैंने देखे, इंसान मेरा ख्याल है कि सारी ज़िंदगी सीखता रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे 1 हफ्ता वहाँ रहने के बाद समझ आई कि सिख जो हैं ना तो कोई बुत पूजते हैं, ना वो किसी शख्सियत को पूजते हैं, किसी गुरु नानक की कोई मूर्ति नहीं बनी देखेंगे आप। सही कह रहे हैं। उनके गुरुद्वारे में कोई मूर्ति नहीं है। मैं खुद भी अभी गौर करूं तो उनके गुरुद्वारे में कोई गुरु नानक की तस्वीर तक नहीं लगी होती जिसको वो सजदा करें। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। तो मैंने, वो सिख थे, उनको कहते हैं रुमालियों वाले सिख, वो एक दूसरी बात है। तो मैंने उनसे कहा कि यार ये को मुझे सिख धर्म समझ नहीं आया। ना तुम हिंदू हो ना तुम मुसलमान हो, और तुम हिंदू और मुसलमान दोनों में यकीन भी रखते हो, तो ये क्या मज़हब है? उन्होंने कहा सर देखें, मैंने कहा वो एक, जब वो गुरुद्वारे में जाओ तो वहाँ कोई मूर्ति नहीं है,
वहाँ कोई बुत नहीं बना हुआ, वहाँ कोई शिवलिंग नहीं बना हुआ, वहाँ कोई तस्वीर नहीं रखी हुई, तो आप वहाँ सिजदा किस चीज़ को कर रहे होते हैं? तो कोई सिजदा करते हैं, डाक यूँ करते हैं। तो उन्होंने कहा सर हम कलाम को मानते हैं। अरे वाह, ये मुझे पहली दफा पता चला। हैरान हो गया। मैंने कहा यार हम भी तो कलाम ही को मानते हैं, आप किसको? कुरान क्या है? कुरान कलाम है ना। बिल्कुल बिल्कुल। उसने कहा जी हम किसी शख्स की पूजा नहीं करते, हम किसी बुत को पूजते नहीं हैं, हम कलाम को मानते हैं, कलाम को करते हैं, कलाम को सिजदा करते हैं। कहते हैं जहाँ ये कलाम पढ़ा हो, जो गुरु ग्रंथ ना जिसको कहते हैं, वो हमारे लिए मुकद्दस जगह हो जाती है, क्योंकि वहाँ वो कलाम पढ़ा है। हाँ, कितनी तो इस तरह से इंसान बहुत सीखता है। और दूर रह के इंसान बड़ी गलत फहमियाँ पाल लेता है दूसरों के बारे में। सही बात है, सही बात। तो जनाब ये बताएं कि हमने ये सुना था कि बरगद के पेड़ के नीचे दूसरा बरगद का मतलब कुछ नहीं पनप सकता, तो आप तो खुद बरगद का पेड़ बन गए, ये कैसे मुमकिन हुआ? मैं तो बिल्कुल भी नहीं बना। नहीं जनाब, कसरे नफसी नहीं चलेगी। आप वाकई हैं और लेजेंड माशाल्लाह। मेरे वालिद साहब के साथ भी ज्यादती कर रही हैं आप, मेरे बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग जो हैं उनके साथ भी ज्यादती कर रही हैं। ये बिल्कुल ज्यादती नहीं है, ये आप डिजर्व करते हैं कि हम ये आपके, ये आपकी मेहरबानी है। तो आप कैसे बने, मतलब इतने आपने किस तरह उनके साथ रहते हुए? मैं कहता हूँ जी मैं कोई किकर का दरख्त भी बन जाऊँ। नहीं 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 अपने आप को नहीं, ये आपकी कसरे बहुत अजीम शख्सियत समझूंगा मैं तो। ये आपकी कसरे नफ्सी है। जंगली किकर नहीं होता जो जगह जगह उग जाता है, अगर मैं वो ही बन जाऊँ ना तो मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत कुछ कमा लिया। मैंने जिंदगी में किया बहुत कुछ है, इसमें कोई शक नहीं। एक जुनून से निकला हूँ तो दूसरे जुनून में पड़ा। और तालीम के मैदान में भी आपने किस कदर कामयाबी हासिल की है। सिर्फ ये मौसीकी, तबला और इस तक बात महदूद नहीं है। आपका PhD, आपका CSS, आपका जितना भी आपने किया है, ये बहुत मुश्किल है सर। वो तो आम आदमी नहीं कर सकता। वो वालिद साहब का हुक्म था तो बरगद का दरख्त तो हो गया। अब ये बताइए कि घर के कामकाज कुछ आते हैं या बस घर में भी एहसास रहता है कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूं? ये बरगद के दरख्त की एक जो दिलचस्प कहानी है वो ये है कि वालिद साहब जो हमारे थे जी, उनको बड़ा शौक था कि लोगों को कहते थे लिखो। आप आ गई हैं ना वालिद साहब के पास, तो आपको दोस्त बना लेंगे और दूसरे दिन आपको आपके नाम से पुकारेंगे और दूसरे तीसरे दिन आपको कहेंगे देखो लिखा करो, लिख यार। उन्होंने एक तंजीम बनाई हुई थी, उसका नाम था लिख यार। लिख यार, हाँ लिख यार, कितना प्यारा नाम है। हर शख्स को कहते थे लिख यार। एक तंजीम थी जी। तो बड़े लोगों को उन्होंने लिखाया। मोहम्मद बशीर की बहन आ गई तो अब तो वो चली गई दुनिया से, उनको कहते थे लिख यार। जो नहीं भी लिखते थे उन्होंने भी लिखना शुरू कर दिया। तो मुझे भी वो ये कहते थे, तो मुझे वो कहते थे यार अक्सी यार तू मेरा पुत्र है तो लिखिया कर, लिख यार। तो मैं उन्हें कहता था वालिद साहब मैनू माफ करो, मैं कहता था मैं नहीं लिखना। ये मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं इतना बेवकूफ़ आदमी नहीं हूँ इतने बड़े बरगद के दरख्त के नीचे मैं सर उठाऊं। लेकिन आप बने बरगद। मैंने उनको कहा, उनकी ज़िंदगी में मैंने ये कहा, मैंने कहा देखें मैं दुनिया का हर काम करूँगा, मैं तबला बजाऊँगा, डुगडुगी बजाऊँगा, ड्रामे करूँगा, क्लब में जाके आर्ट पेंटिंग की दुकानें पर डिबेट करूँगा, सर मैं लिखूँगा नहीं। तो मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, इस मैदान में मैं नहीं आऊँगा। लेकिन जब आपने लिखा तो कमाल अच्छा, लिखा। हुआ ये कि वो चले गए दुनिया से, 1994 में वो चले गए। तो अजीब बात हुई, उनके मरने के साल के बाद मेरा कलम चल पड़ा। अच्छा। हाँ, मैंने लिखना शुरू कर दिया। जब वो चले गए तो मैंने लिखना शुरू कर दी और मैंने पिछले चंद सालों में 7 किताबें लिख दी, जिनमें ज़ख़ीम किताबें भी शामिल हैं। सबसे पसंदीदा किताब कौन सी है मेरी? जी, वैसे तो सभी आपकी तख्लीक़ात हैं, लेकिन ये तो ऐसे तो कभी भी, ये मेरी जो बहुत पसंदीदा किताब है ना, वो बहुत ही एक आसान चुटकुलों वाली किताब है। अच्छा। मैंने दरअसल सूफिया कराम की बहुत सी किताबें पढ़ी, तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ कि बहुत से सूफ़ी जो थे
वो कोई बहुत बड़ी आलिम फाजिल बातें नहीं करते थे। वो बल्कि जो आलिम फाजिल बातें करते हैं ना, वो सूफ़ी नहीं होते, वो आलिम होते हैं। उनसे जान बचाएं आप, ठीक है? वो तो अच्छी खासी बात को बिगाड़ देते हैं। अच्छा, जो सूफ़ी होता है ना, वो छोटी सी बात में, किसी चुटकुले में, किसी एपिसोड में, किसी कहानी में, किसी वो बात समझा बड़ी बात कर जाता है, बहुत बड़ी बात कर जाता है। दुरुस्त फरमा रहे हैं, बहुत बड़ी बात, दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो मैंने ऐसे कई सूफी पढ़े और मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। तो मुझे दिल में मेरे ख्याल आया कि यार हम क्यों नहीं ऐसे कर सकते, हम क्यों नहीं छोटे छोटे जो ज़िंदगी के वाक़यात हैं उनको महसूस करके और ऐसे लिखें कि उसमें कोई बड़ी बात हो, सही बात, बड़ी सोच हो उसमें। और कोई ज़िंदगी के ऊपर बहुत बड़ा कमेंट आप कर जाएं, एक छोटी सी बात। जैसे नासिर काज़मी की शायरी थी, मुख्तसर पैराए की शायरी में वो कैसी बात कह जाते थे, पूरा सर। तो मैंने भी एक पहली किताब लिखी जिसको जो मैंने डिक्टेट की, वो मेरी बीवी ने बाकायदा लिखी। उसका नाम है एक दिन की बात। एक दिन की बात, एक दिन की बात। अच्छा अच्छा, कुछ भी नहीं, छोटे छोटे एक पैराग्राफ में एक दिन की बात। हर पैराग्राफ शुरू होता है एक दिन की बात, एक दिन की बात। तो वो मैंने सूफियों से इंस्पायर होकर लिखी। उस लेवल पे तो मैं नहीं जा सका, लेकिन मैं समझता हूँ वो बड़ी मेरी फेवरेट किताब है, क्योंकि वाकई बाज़ औक़ात बात की तवालत जो है वो असर को ख़त्म कर देती है। फजूल, हाँ, वो छोटी सी ज़रूरत ही नहीं। तो जनाब ये बताइए कि ये बड़ा आदमी, ये जो अजीम एक फ़िलोसोफर हमारे सामने, ये कोई घर के काम काज भी जानता है कि बस घर में भी एक बड़ा आदमी है? सारे घर के काम करता है। अच्छा, हाँ, क्या क्या बताएं? बेगम के साथ कोई खाना वाना बनाते हैं कभी? नहीं, खाना बनाना नहीं। अच्छा, मैंने एक मेरा दोस्त था, सिंधी था, बहुत बड़ा सिंधी था, वडेरा। अच्छा, मैंने उससे एक गुर सीखा, कमाल का गुर सीखा। वो मेरा हमसाया था। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं कि वो कौन था तो आप हैरान रह जाएंगी, बहुत बड़ा नाम है। उसने एक दिन मुझे फ़ोन किया, मुफ्ती मैं सिंधी खिचड़ बना रहा हूँ यार, आओ मैं तुम्हें सिंधी खिचड़ खिलाऊंगा, मैं खुद बना रहा हूँ। अच्छा, मैं चला गया। अब वो किचन है, वो सामने, वो जहाँ वो कैमरा खड़ा है वहाँ किचन है, यहाँ एक सोफा पड़ा है। अच्छा, उस पर उसने खुद बैठा हुआ है, उसने मुझे साथ बिठा लिया, हम दोनों बैठ गए। अब उसने वहीं से आवाज, हेगड़ो मानो देगचा ऊपर रख ना, वो उसने देगचा ऊपर रख दिया और जो इसमें प्याज डाल, वो प्याज डाल, अच्छा चल दो घी डाल के इसको यूँ करो, तो वो बैठे बैठे उसने सारा खिचड़ बना दिया। वाह! जब वो बन गया सारा, तो उसने कहा इधर ले आओ, तो इधर मानो निकल मानी वो, तो उसने मेरे पे और मुझे कहने लगा, देखा मुफ्ती, फिर मैंने सिंधी खिचड़ पकाया तेरे लिए। तो मैंने तो उससे गुर सीख लिया, बैठे बैठे काम कैसे कराना है। इस तरह की कुकिंग मैं रोज करता हूँ। नहीं, और इसके अलावा कोई घर में मतलब कोई कील ठोकनी हो, कोई शॉपिंग ना। अच्छा, नहीं, वो नहीं, हाथ नहीं है, दिमाग है, दिमाग है, ठीक है ना। काम करें क्यों करवाएंगे। अल्लाह मियाँ ने हाथ दिए हुए हैं, मुझे नहीं दिए हुए, यानी मेरे लिए उसने घर में मुझे एक हाथ दिया हुआ। सही, वो कौन से हाथ? नादीदा हाथ है या अब हम बयान कर सकते हैं उन्हें? दिमाग है, हाथ नहीं है। इतनी जान ही नहीं है कि मैं पहले होती थी कि मैं वो बड़ी सी जीप का टायर उतारूं और फिर मैं खुद लगाऊं, तो लेकिन करते थे ना। हाँ, सारी जिंदगी जीप चलाई है, सारी ज़िंदगी ये काम किया है। गाड़ियों के बारे में बहुत जानता हूँ, मैंने कोई 20 गाड़ियाँ रखी हैं ज़िंदगी में, गाड़ियाँ ठीक करानी जानता हूँ। लेकिन उस सिंधी खिचड़ वाली मिसाल जो मैंने आपको दे दी है ना, उससे वो सारी आपका पता चल गया, मुझे चला है ना। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जनाब ये बताएं कि अब ये ज़िंदगी तो गुजर रही है और हम आपके जुनून के बारे में सुन रहे हैं, और इतने सारे इसमें जुनूनियत हो और कोई शौक़ हो, चंचल यादें ना हों, कोई दिल पे गुजरी वारदातें ना हों, और किसी के साथ कोई कॉफ़ी पीने की ख्वाहिश दिल में हो ना हो, हसीनाएँ ना हो, ये कैसे मुमकिन है?
कुछ जरा आज वो कुछ जरा हमें पहलू दिखाइए तो अपनी जिंदगी शख्सियत के का। साथ साथ चलता तो है। जरा कुछ हो जाए यार। जिस्म बूढ़ा हो रहा है, दिमाग तो बूढ़ा नहीं नहीं हुआ नहीं, ना। जब जिस्म भी अव्वल तो हमें तो अभी भी आप माशाल्लाह बिल्कुल उसी तरह ज़हनी जवान तौर पे तो मैं अब भी, मेरा ख्याल है कोई, मैं अभी जवान हो रहा हूँ। ये बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि मेंटल एज ही चलती है। तो आप सवाल गोल करने की कोशिश हरगिज ना कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे वो लड़कियां बहुत बुरी लगती हैं जो मेरे घर आती हैं हाँ। और आके और यूं सर नीचे करके, और उनकी ख्वाहिश होती है कि मैं उनको कहूँ दस्ते शफ़क़त। मेरा कहता दिल में मरो इसको एक चपेड़। और मैं उसे फ़ौरन कहता हूँ देखो मेरी बात सुनो, ये मेरे वालिद भी करते थे। वो कहते थे देखो मेरे साथ रिश्ता रखना है, दोस्ती का रिश्ता, दोस्ती का रखो। ये जो हाथ पे फेरना है ना, बुजुर्ग बनाना, बुजुर्ग। ये मेरे वालिद को मुमताज़ मुफ्ती से मैंने एक बात सीखी, उनको बुजुर्ग बनने से नफरत थी। वो हालांकि वो थे बुजुर्ग, बिल्कुल थे, वो बहुत बड़े बुजुर्ग थे, बहुत बड़े। और मैं कह रहा हूँ वो अब आखिर जिंदगी में पहुंचे हुए बुजुर्ग, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन उनको बुजुर्ग कहलवाने में, बुजुर्ग बनने में और बुजुर्ग की तरह बिहेव करने में इससे नफरत थी। वो कभी अपने आप को बुजुर्ग नहीं कहलवाते। नहीं तो जनाब सवाल वही का वही है। ये वो मुझे भी दे गए हैं, ये काम वो मुझे भी दे गए हैं। मैं आई कैन बी अ फ्रेंड। सर कोई पहली आखिरी मोहब्बत, कोई खुल के, अब मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। वो तो मुमताज़ मुफ्ती को आप नहीं जानती, वो तो 18 साल की बच्ची के साथ भी उसकी मोहब्बत हो जाती है। हम अक्सी मुफ्ती के बारे में जानना चाह रहे हैं। अक्सी मुफ्ती उसी का चिप ऑफ द सेम ब्लॉक। तो 18 साल की उम्र में जो एक पहला इश्क हुआ था वो कौन थी जनाब? 18 साल की उम्र में मुझे कोई इश्क नहीं हुआ, मैंने लड़की की तरफ देखा ही नहीं। अच्छा, वो तो चश्मे वाली थी एक, वो हमें भी नहीं, मुझे पता ही नहीं लड़की होती कौन है। अच्छा हाँ, मैं जब प्रोफेसर बन गया था ना जी, जब मैं गॉर्डन कॉलेज में प्रोफेसर था जी, और इत्तेफाक की बात है कि उनका जो चेयरमैन था वो छोड़ के नौकरी चला गया, तो मैं चेयरमैन हो गया, डिपार्टमेंट का चेयरमैन हो गया मैं। और वही क्लास जो एक साल मेरे से पीछे थी एमए की, जिन लड़कियों के साथ हम इश्क लड़ाया करते थे, वो मेरी स्टूडेंट हो गई। ओहो। तो पहले तो मुझे बड़ी मुश्किल पड़ी कि जब मैं वो क्लास में जाता तो मुझे मानने को तैयार नहीं थी कि ये प्रोफेसर है हमारा। जाहिर सी बात है, वो लेकिन वो बड़ा चैलेंज था। वो फिर मैं उसमें बड़ा कामयाब हुआ। एक हफ्ते के बाद वो सुन क्लास बैठ गई कि ये तो बड़ा लायक प्रोफेसर है। ठीक, तो लड़कियां होती हैं ना, आइडियलाइज कर लेती हैं। कोई शख्सियत जो दिल में रह गई हो जनाब? मेरे दिल में? हाँ ना। मेरा दिल बड़ा फजूल जगह। किसी को खोली अलॉट की हो आपने? हर बंदे को मैं दिल में बिठाने का कैपेबल हूँ। सर कोई ख़ास होता है, बाकी तो भीड़ लगी रहती है इस दिल में, लेकिन कोई ख़ास भी होता है। जब मैं 10वीं जमात में था ना, 8वीं या 10वीं जमात में जी, तो एक ख़ातून थी, एमए लिटरेचर थी, उर्दू लिटरेचर पढ़ाती थी वकारुन्निसा कॉलेज में, सितार बजाती थी। अच्छा। जालिम कम्बिनेशन था, हसीन भी थी। ओहो। कोई होंगी 25-26 साल की। हाँ। सितार कमाल की बजाती थी, तो मैं तो आशिक हो गया। ओहो, क्या बात। सितार सुनने में जा, वो मेरे से बड़ी थी, मैं तो एक मौसीकी सर मैं छोटा था, मैं बहुत छोटा, मैं 10वीं जमात में, 8वीं या 10वीं जमात में था। वो 36 बरस की प्रोफेसर थी, सितार बजाती थी। तो मैं तो लट्टू हो गया, बुरी तरह लट्टू हुआ। तो फिर आपने कोई कई कबूतर पकड़ा, कोई पैगाम पहुंचाया? कई साल लट्टू रहा मैं। अच्छा। उफ, तौबा 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 तौबा। खुशनसीब खातून थी हैं, एक दानिश्वर उनके पीछे जो है वो। मैं तो उनके पीछे पागल हो गया। अच्छा। एक उनकी सितार, एक वो हसीन, एक वो मैं कहता हूँ जी प्रोफेसर, पढ़ाने वाली। तो ये इश्क है जो मुझे भूलता नहीं। हाँ, देखा ना, एक ना एक होता है, खास होता है। चूँकि मेरे ख्याल है कि उसकी नफसियाती वजह, मेरी वालदा नहीं थी, चल बसी थी, मैं बहुत छोटा था, तो मुझे एक मदर फिगर भी नज़र आता था उनमें। हाँ, वो प्यार भी करती थी,
हाँ, मुझे बिठा लेती थी, मेरे लिए स्वेटर बुनती थी, क्यूट। कई किस्म के। मुझे हर साल दो उनको स्वेटर बुनने का बड़ा शौक था। तो मुझे कभी नीले रंग का स्वेटर बुन रही हैं, कभी पीले रंग का स्वेटर बुन रही हैं, कभी हर वक्त वो मेरा स्वेटर बुनती रहती थी। तो उनकी शख्सियत में आपको बहुत सारे रंग नजर आ गए ना? बिल्कुल नजर आते। तो वो इसलिए वो एक मेरा माय फर्स्ट लव। तो सर वो अभी जिंदगी में एग्जिस्ट करती नहीं, है? वो तो चली गई। उसके बाद उनकी जगह किसने ली सर? उनके बाद फिर आने जाने मतलब वाला। आने जाने, मतलब किराएदार हैं, अब मकीन कोई नहीं है। आने जाने, लेकिन जो भी मेरे साथ होता है, मतलब जो इस वक्त मेरी बेगम है, ठीक, फुल कमिटमेंट। ये जबरदस्त बात है, ये बहुत प्यारी बात है। कोई किसी किस्म की बेईमानी नहीं। जी तो नाजरीन, आज की नशिस्त में सिर्फ इतना ही। हमारे साथ रहिएगा।